हाँ जी, नमस्कार साथियों। आप सभी विद्यार्थियों का तरंग एकेडमी में स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं अरविंद फौजदार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सभी एक बार अभ्यर्थी जल्दी से जुड़ जाएंगे। और आज का जो सेशन है, आज की जो आपकी क्लास है, काफी महत्वपूर्ण है। बहुत सारी आपको मैं जानकारी देने वाला हूं आरपीएससी सेकंड ग्रेड से संबंधित। जी, एक बार सभी विद्यार्थी जुड़ जाएं। राधे राधे आप सभी को, गुड इवनिंग। चलिए थोड़ी सी आज चर्चा करते हैं क्लास में। देखिए साथियों, बायोलॉजी बायोलॉजी के बारे में आज बात कर लेते हैं। बिल्कुल, राधे राधे, राधे राधे आप सभी को। बिल्कुल जल्दी से एक बार सभी लोग जुड़ जाएं। चलो बात करते हैं बायोलॉजी। वैसे तो आज के लिए आज एक और खुशखबरी आपको मिल जाएगी, क्योंकि आज वैकेंसी भी आउट हो चुकी है आप लोगों के लिए। तो बिल्कुल आप जल्दी से अपने जहां भी हो, घर, गांव, शहर, वहां से तुरंत तरंग एकेडमी की ओर प्रस्थान करें, क्योंकि तरंग एकेडमी में आरपीएससी सेकंड ग्रेड और लैब असिस्टेंट के नवीनतम बैच 16 दिसंबर से प्रारंभ हो रहे हैं। तो बिल्कुल आप अपने लिए जल्दी से जल्दी यहां पर आकर के अपनी सीट को भी सुनिश्चित कर सकते हैं। तो देखिए, आरपीएससी सेकंड ग्रेड की अगर मैं बायोलॉजी के बारे में बात करूं तो थोड़ी सी आपसे चर्चा कर लेता हूं बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी, यहां पर आपको लगभग आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और 50 में से लगभग मान के चले हम तो हमारे सिलेबस को बायोलॉजी के दो पार्टों में बांट रखा है। एक सीनियर सेकेंडरी लेवल का है और एक अपने ग्रेजुएशन लेवल का होता है। अगर मैं यहां पर 50 क्वेश्चन में से थोड़ी सी कैलकुलेशन करता हूं, लंबसम चीजें मानता हूं, तो यहां पर मैं देखता हूं कि लगभग 35 क्वेश्चन अपने कहां से देखे जाते हैं, 11-12 लेवल से देखे जाते हैं। और 10 से 15 जो क्वेश्चन अपने देखे जा रहे हैं वो अपने ग्रेजुएशन वाले पार्ट से देखे जा रहे हैं। ठीक है साथियों, चलो अगर हम बात करें कि इसको पढ़ना कैसे है सर, इसको समराइज कैसे करना है सर, इनको कैसे समेटना है बायोलॉजी को। मान के चलो अगर आपको बायोलॉजी से आपका बैकग्राउंड नहीं रहा हो, मैथ साइंस के स्टूडेंट हो, क्योंकि आप अगर आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस से हो और मैथ साइंस के भी स्टूडेंट हो, तो उन विद्यार्थियों के लिए बायोलॉजी एक बड़ी टिपिकल चीज हो जाती है। तो उसी टिपिकल को बिल्कुल सरल भाषा में समझाने के लिए आपके बीच में मैं हाजिर हूं। बिल्कुल, इसको पढ़ना कैसे, तो पढ़ने का एक तरीका देख लेंगे कि हम इसको दो पार्टों में पढ़ेंगे, एक 11-12 लेवल का और एक अपने बीएससी लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल की जिसकी हम बात करते हैं। अक्सर होता गया है साथियों, जब आरपीएससी सेकंड ग्रेड की हम तैयारी करते हैं तो हमें केवल 11th और 12th वाली चीजें ही बता दी जाती हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे से ग्रेजुएशन वाला पार्ट है उसको छिपा लिया जाता है, जिसकी वजह से हम पूरा अपना शक्ति का प्रयोग अपनी परीक्षा में नहीं कर पाते। उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं। क्या होता है कि 11-12 की जो चीजें होती हैं वो बता दी जाती हैं और बीएससी वाली चीज को छिपा लिया जाता है। हम क्या करेंगे, हम साथ की साथ 11-12 के साथ की साथ ही बीएससी को पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम देखें कि बायोलॉजी, तो बायोलॉजी को हमने दो पार्टों में बांट रखा है, एक जूलॉजी वाला पोर्शन हो जाता है और एक बॉटनी वाला पोर्शन हो जाता है। इसमें चेक कर लेते हैं। बायोलॉजी के अंदर एक अपना जूलॉजी वाला पोर्शन होगा और एक बॉटनी वाला पोर्शन होगा। ठीक है, मेजर पार्ट आपका ये रहेगा। यहां से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यहां से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। देखने को मिलते हैं जूलॉजी की बात करें तो जूलॉजी की काफी चीजें क्या है आपको पहले से ही आती हैं। क्यों? क्योंकि हम जर्नल साइंस में कहीं ना कहीं इन चीजों को पढ़ के हुए आते रहते हैं। तो यहां से इजी पोर्शन हो जाता है हमारे लिए, चीजें समझना बहुत आसान हो जाता है। तो थोड़ा सा हमें, बिल्कुल नरेंद्र जी बताते हैं आपको
चलो एक बार साथी लोग सभी कमेंट कर देंगे, वॉइस और वीडियो तो क्लियर है, वॉइस और वीडियो तो क्लियर है। तो बात करते हैं बॉटनी। अब बॉटनी में भी हमें दो पार्टों में पढ़ना है, एक 11 12 वाली चीजों को पढ़ना है और एक बीएससी वाली चीजों को पढ़ना है। ठीक है, आगे बात समझ में। जैसे हम एक आज की क्लास में क्या करते हैं, अब अगर आपके लिए डेमो क्लास रखी है तो इसमें एक छोटा सा टॉपिक उठा लेते हैं, उस छोटे से टॉपिक को हम यहां पर देखते हैं, एक चर्चा करते हैं। चलो आज की क्लास में एक छोटा सा टॉपिक उठाते हैं, हम उठा लेते हैं प्लांट किंगडम। पादप जगत। ठीक है, जैसे एक टॉपिक आता है बॉटनी में सेल बायोलॉजी, यहां से भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड में काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसे 2011 के पेपर की बात करूं तो जीव द्रव्य शब्द किसने दिया, पुरकिंजे ने दिया। अगर हम बात करें 18 के पेपर की बात करते हैं, 21 वाले पेपर की बात करते हैं, 13 15 वाले पेपरों की बात करते हैं, वहां पे भी काफी क्वेश्चन सेल बायो से पूछे गए हैं। और हमारे सिलेबस में क्या कर रखा है, सेल बायोलॉजी के साथ साथ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को ऐड कर रखा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां बात करूं प्लांट किंगडम में, तो प्लांट किंगडम और एक हम जूलॉजी में थोड़ा सा चर्चा करेंगे एनिमल किंगडम। ये कुछ चैप्टर्स के मैं नाम लिख रहा हूं आप लोगों के लिए। देखिए, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम, पादप जगत और जंतु जगत, ये जूलॉजी के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। सीधे सीधे यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेकंड ग्रेड के अंदर। और यहां से अगर मैं बात करूं प्लांट किंगडम, यहां से भी सीधे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, काफी इंपोर्टेंट, दोनों ही चैप्टर काफी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, देखिए, तो आज की क्लास में मैं चर्चा करूंगा आप लोगों के साथ प्लांट किंगडम की, पादप जगत की। तो पादप जगत के बारे में अगर हम बात करें, पादप जगत तो होता क्या है। देखिए, इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु होते हैं, सभी जीव जंतुओं को 5 जगतों के अंदर विभाजित कर दिया था आर.एच. विक्टेकर नामक वैज्ञानिक ने। तो आर.एच. विक्टेकर नामक वैज्ञानिक ने सभी जीव जंतुओं को कितने भागों में बांट दिया था, 5 भागों में, और 5 जगत बना दिए थे, जिसको हम पंच जगत प्रणाली के नाम से जानते हैं, 5 किंगडम सिस्टम के नाम से जानते हैं। क्लियर है? उन्हीं में से एक जगत है पादप जगत। तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि एक ऐसा जगत जिसके अंदर सभी प्रकार के पादपों को रखा गया है, सभी प्रकार के प्लांट्स को रखा गया है, प्लांट किंगडम। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के पादपों को रखा गया है। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के पादपों को रखा गया है। जी हां, बिल्कुल। आगे देखेंगे कौन कौन से पादप होते हैं। सबसे पहले आते हैं शैवाल, जिन्हें हम एल्गी नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आते हैं ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो पादप जगत का हम स्टडी अगर हम करेंगे, पादप जगत का, तो कितने भागों में करेंगे, 5 भागों में। पहले कौन से हैं, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इन 5 भागों के अंतर्गत हम पादप जगत का अध्ययन करते हैं। तो पादप जगत को कितने भागों में बांटा गया है,
5 भागों में। अब एक बात याद रखना, सबसे पहले पादप कौन है? शैवाल। इनके बाद कौन है? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अगर मैं बात करूं कि पादप जगत में सबसे कम विकसित कौन है, लेस डेवलप प्लांट, तो लेस डेवलप कौन है? अपने शैवाल, कम विकसित। और सबसे ज्यादा विकसित कौन है? जिम्नोस्पर्म। तो सबसे ज्यादा विकसित कौन हो गए? एंजियोस्पर्म। तो एक प्रकार से अगर हम इनका क्रम देखें कि विकास का क्रम कैसे रहा होगा, उद्विकास इनका कैसे रहा होगा, तो हम ये देखते हैं कि इस हिसाब से इनका क्रम बढ़ता है कि शैवाल से ज्यादा विकसित ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा से ज्यादा विकसित कौन होते हैं? टेरिडोफाइटा, और टेरिडोफाइटा से विकसित कौन होते हैं? जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म से ज्यादा विकसित कौन है? एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो पादप जगत में सबसे ज्यादा विकसित पादप कौन से होते हैं? पादप जगत में सबसे ज्यादा विकसित जो पादप होते हैं वो एंजियोस्पर्म होते हैं। कौन होते हैं? एंजियोस्पर्म। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो सबसे पहले हम हेडिंग कर लेते हैं, मान के चलो हम यहां पर पादपों को 2 पार्टों में बांट रहे हैं। एक होते हैं क्रिप्टोगेम्स। कौन से हो गए? क्रिप्टोगेम्स। और एक हो गए फेनेरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स में कौन कौन आएंगे? अपने शैवाल, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। शैवाल, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। क्लियर हो गया? शैवाल, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा ये किसके अंदर आएंगे? क्रिप्टोगेम्स के अंदर आते हैं। ठीक है, और अगर हम फेनेरोगेम्स में बात करें कि फेनेरोगेम्स में कौन कौन आएंगे, तो यहां पर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आएंगे। कौन आएंगे? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। क्लियर हो गया? क्रिप्टोगेम्स, यहां एक तो बीज एब्सेंट होते हैं, बीज रहित पादप हैं। कैसे हैं? सीडलेस होते हैं। तो इसका मतलब शैवाल, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा इन पादपों में बीज नहीं पाए जाते हैं, सीड नहीं होते हैं। साथ ही साथ ये कैसे होते हैं? फल एवं फूल, फ्लावर और फ्रूट दोनों ही क्या होते हैं? इधर एब्सेंट होते हैं क्रिप्टोगेम्स। लेकिन फेनेरोगेम्स में मैं बात करूं तो ये बीजीय पादप होते हैं। कैसे होते हैं? बीजीय पादप। स्पर्मेटोफाइटा प्लांट होते हैं। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर सीड पाए जाते हैं, लेकिन केवल एंजियोस्पर्म के अंदर फल एवं फूल पाए जाते हैं। फल एवं फूल पाए जाते हैं। तो फ्लावर वाले जो प्लांट होते हैं वो पादप जगत में केवल कौन से हैं? फ्लावर वाले प्लांट। पादप जगत में केवल फ्लावर वाले प्लांट जो हैं वो कौन से होते हैं? एंजियोस्पर्म होते हैं। तो एंजियोस्पर्म को ही पुष्पी पादप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुष्पी पादप, फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है। यहां तक की चीजें क्लियर हुई? सभी साथीगण कमेंट करेंगे यहां तक की चीजें क्लियर हो गई? अगर हम सबसे पहले हेडिंग करते हैं तो हेडिंग करेंगे अपने शैवाल। इन्हें क्या कहा जाता है? एल्गी कहा जाता है। यह शब्द किसने दिया? यह शब्द लीनियस नाम के वैज्ञानिक ने दिया। एल्गी शब्द किसने दिया था? लीनियस नामक वैज्ञानिक ने। यह शब्द लीनियस नामक वैज्ञानिक ने दिया।
एल्गी टर्म किसने दी थी? लीनियस नामक वैज्ञानिक ने दी थी। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, शैवालों का अध्ययन करना। अध्ययन करना क्या कहलाता है? स्टडी करना क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। फाइकोलॉजी कह दो या एल्गोलॉजी कह दो, फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी आप कह सकते हो, अध्ययन करना। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, शैवाल, तो शैवालों का अध्ययन करना फाइकोलॉजी कहलाएगा या एल्गोलॉजी कहलाएगा। अगला पॉइंट है एल्गी से संबंधित, फादर ऑफ फाइकोलॉजी। फादर ऑफ फाइकोलॉजी, एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे, फादर ऑफ फाइकोलॉजी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ फाइकोलॉजी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ फाइकोलॉजी एफ फ्रिस। किसको कहा जाता है? एफ फ्रिस को कहा जाता है। क्लियर हो गया? अगर हम नेक्स्ट बात करें यहीं पर कि फादर ऑफ या फादर की बात करें तो इंडियन फादर, भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक, इंडियन फादर की अगर हम बात करते हैं तो इंडियन फादर कौन होते हैं? एमओपी आयंगलर। एमओपी फादर कौन होते हैं? एमओपी आयंगलर होते हैं। ठीक है जी। बिल्कुल आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम आगे बात करें शैवालों से संबंधित, तो आपने देखा होगा पानी की टंकियों पर जो काई लग जाती है, जैसे अक्सर आपने देखा होगा जहां पर पानी रहता है वहां पर फिसलन पट्टी बन जाती है। अपने ग्रीन ग्रीन सी स्ट्रक्चर को देखा होगा, पानी की टंकियों पर काई लग जाती है। जो काई होती है उस काई को ही क्या कहा जाता है? यही क्या होते हैं? शैवाल होते हैं। काई क्या होती है? शैवाल होती है। इस काई को ही शैवाल कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? पादप जगत में सबसे कम विकसित पादप होते हैं। क्या होते हैं? पादप जगत में सबसे कम विकसित पादप होते हैं। जी हां, बिल्कुल। अगर आपको सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन करनी है तो आप बिल्कुल तरंग एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। 16 दिसंबर से क्या हो रहे हैं? नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। लैब असिस्टेंट, प्रयोगशाला सहायक के और आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस के बिल्कुल नए बैच शुरुआत से, जिसके अंदर कंप्लीट बायोलॉजी में ही आपको पढ़ाऊंगा। याद रखिएगा साथियों, बिल्कुल आप जल्द से जल्द आ सकते हो। बिल्कुल, चलो नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं शैवालों से संबंधित, तो शैवालों के आवास की बात करता हूं। शैवालों के आवास, अब देखिए आवास को बोलते हैं हैबिटेट। अगर मैं हैबिटेट की बात करता हूं कि शैवालों से के आवास, तो आवास में ये मुख्य रूप से कैसे होते हैं? मुख्य रूप से जलीय होते हैं। मोस्टली जो इनका हैबिटेट है वो कैसा है? जलीय। मोस्टली कैसे होते हैं? एक्वेटिक। लेकिन अगर हम बात करें तो कुछ शैवाल स्थलीय भी होते हैं। कुछ शैवाल कैसे होते हैं? स्थलीय। सम एल्गी टेरिस्ट्रियल होते हैं, कुछ शैवाल कैसे होते हैं? स्थलीय होते हैं। स्थलीय शैवाल की अगर हम बात करें तो स्थलीय शैवाल कौन होता है? यहां पर वाउचेरिया। कौन होता है? वाउचेरिया। वाउचेरिया जो होता है वो स्थलीय शैवाल है। ठीक है, वाउचेरिया एक टेरिस्ट्रियल एल्गी का एग्जाम्पल है जिसे वाटरफेल्ट के नाम से जाना जाता है। साथियों याद रखेंगे, किस नाम से जाना जाता है? वाटरफेल्ट के नाम से जाना जाता है। ये स्थलीय शैवाल है। उसके बाद मुख्य रूप से आवास कैसा होता है इनका? जलीय। अगर मैं जलीय आवास को देखूं तो शैवालों के जलीय आवास के बारे में अगर मैं बात करता हूं,
जलीय आवास के बारे में चर्चा करते हैं। एक्वेटिक हैबिटेट, इसमें हम देखते हैं तो दो कंडीशन है। एक है अपने पास स्वच्छ जलीय फ्रेश वाटर, और एक कैसा है अपने पास मैराइन वाटर। कैसा होता है मैराइन वाटर। तो अगर हम बात करें शैवालों का आवास कैसा है जलीय, अब जलीय में भी दो कंडीशन है। एक कैसा है फ्रेश वाटर स्वच्छ जलीय, और एक कैसा है लवणीय जलीय। ठीक है, अब आप ये पूछना चाहोगे कि सर इसमें से फ्रेश वाटर होते हैं मेनली या मराइन वाटर होते हैं। गुड इवनिंग जी रोहितास जी। चलो, तो मुख्य रूप से जो होते हैं मोस्टली जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मोस्टली मैराइन वाटर होते हैं, समुद्री जलीय होते हैं। ठीक है, इसमें फ्रेश वाटर में जैसे बात कर लेते हैं, फ्रेश वाटर में बात कर लेते हैं कौन से हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, ये फ्रेश वाटर वाले होते हैं। ठीक है, मराइन वाटर मोस्टली क्या होते हैं, फ्रेश वाटर में जो मेंबर्स आएंगे वो हरे शैवालों के आएंगे। कौन से आएंगे, हरे शैवालों के, ग्रीन एल्गी के आते हैं। ग्रीन एल्गी जो क्लोरोफाइसी क्लास होती है आपकी, उसके सदस्य क्या होते हैं फ्रेश वाटर वाले। अगर यहीं पे मैं मैराइन वाटर की बात करूं तो मैराइन वाटर में भूरे शैवाल, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, लाल शैवाल, ये मोस्टली देखे जाते हैं। क्लियर हुआ। तो देखिए शैवालों की हम बात कर रहे हैं, आवास की। आवास कितने प्रकार से हो सकता है, दो प्रकार से, जलीय आवास है और कुछ शैवाल स्थलीय होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कैसे हैं जलीय। अब जलीय में भी दो कंडीशन हो गई। दो कंडीशन कौन कौन सी हैं, एक हो गए फ्रेश वाटर और एक हो गए मैराइन वाटर। फ्रेश वाटर में कौन मिल रहे हैं, मोस्टली क्लोरोफाइसी के मेंबर मिल रहे हैं, और अगर मैराइन वाटर की बात करें तो मोस्टली कौन मिल रहे हैं, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी मिल रहे हैं। आरपीएससी सेकंड ग्रेड क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आरपीएससी सेकंड ग्रेड, याद रखना साथियों, आरपीएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शैवालों का आवास मुख्य रूप से होता है जलीय या स्थलीय, जलीय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि शैवालों का आवास मुख्य रूप से समुद्री जलीय होता है या स्वच्छ जलीय होता है। तो मुख्य रूप से कैसा होता है, मैराइन वाटर वाला होता है, और मैराइन वाटर के अंदर ब्राउन एल्गी को और रेड एल्गी को ज्यादातर देखा जाता है। ठीक है, इसी के साथ अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे हम देखते हैं कि शैवाल कुछ जगह और भी देखे गए हैं, जैसे हमारे कुछ एनसीईआरटी में एग्जांपल्स देखे गए हैं। नम भूमि पर देखे गए हैं। ठीक है, मॉइस्चर जो सॉइल होती है, नम भूमि जो गीली होती है वहां पर देखे गए हैं, या फिर स्लॉथ बियरों के ऊपर देखे गए हैं। स्लॉथ बियर भालू जंतुओं के ऊपर हो सकते हैं, या फिर कहां हो सकते हैं, गीली चट्टानों पर हो सकते हैं। तो इन जगहों पर भी क्या देखे जा सकते हैं, शैवाल देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो एक बार हम शुरू से इसकी चर्चा करते हैं कि हमने इसमें क्या क्या अध्ययन किया है। हमने आज की क्लास में हेडिंग किया है प्लांट किंगडम, पादप जगत। पादप जगत, इसके अंतर्गत सभी प्रकार के पादपों को रखा गया है। पादप कौन कौन से हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। सबसे कम विकसित पादप कौन से हैं, शैवाल। सबसे अधिक विकसित कौन है, एंजियोस्पर्म। आगे बात करें तो पादपों को दो पार्टों में डिवाइड कर रखा है, एक क्रिप्टोगेम्स होते हैं और एक फेनेरोगेम्स होते हैं। क्रिप्टोगेम्स कौन से होते हैं, ये सीडलेस हैं, जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। फेनेरोगेम्स कौन से हैं, स्पर्मेटोफाइट हैं, जिम्नोस्पर्म और
एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के अंदर फल और फूल दोनों पाए जाते हैं। ये पुष्पी पादप कहलाते हैं, फ्लावरिंग प्लांट कहलाते हैं। इसके साथ हम आगे बात करते हैं कि शैवाल। हेडिंग किया हमने एल्गी। एल्गी में देखा हमने कि एल्गी क्या होते हैं। यह शब्द लीनियस ने दिया था। एल्गी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? लीनियस ने किया था। इनका अध्ययन करना फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी कहलाता है। फादर ऑफ फाइकोलॉजी कौन होते हैं? एफ्रिस होते हैं। इंडियन फादर की बात करूं तो मैं यहां पर साथियों कौन होता है? एमओपी आयंगलर होता है। कौन होता है? इंडियन फाइकोलॉजी के फादर, भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक। भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक कौन है? एमओपी आयंगलर हैं। उसी के साथ हमने आगे बात की कि शैवालों को क्या कहा जाता है? आमतौर पर काई कहा जाता है। एल्गी को क्या बोलते हैं? काई बोलते हैं। और शैवालों के आवास की बात करूं मैं हैबिटेट की, तो हैबिटेट में आप देखेंगे मुख्य रूप से कैसे होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, ये एक्वेटिक नेचर के होते हैं। कुछ शैवाल स्थलीय भी हो सकते हैं, और स्थलीय शैवाल का एग्जाम्पल आपके सामने रखा गया है कि वाउचेरिया। और इस वाउचेरिया का एक निकनेम है जिसे हम क्या बोलते हैं? वाटरफेल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटरफेल्ट बोलते हैं। क्लियर हो गया? उससे आगे हमने बात की तो आगे हमने देखा कि अगर जलीय आवास को हम लेते हैं तो इसमें एक फ्रेश वाटर होगा और एक मराइन वाटर होगा। मतलब स्वच्छ जलीय होंगे और लवणीय होंगे या समुद्री जलीय होंगे। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से स्वच्छ जलीय ना होकर के कैसे होते हैं? मराइन वाटर वाले होते हैं। और मराइन वाटर में या स्वच्छ समुद्री जल में जो सदस्य होते हैं वो कौन से होते हैं? भूरे शैवाल और लाल शैवाल ज्यादातर देखे जाते हैं। और लाल शैवाल तो साथियों, लाल शैवाल का मतलब ये नहीं कि लाल शैवाल लाल रंग के होते हैं। लाल शैवाल समुद्र की सतह पर नीले रंग के होते हैं। लाल शैवाल समुद्र की सतह पर नीले रंग के होते हैं। जैसे जैसे ये गहराई में जाते हैं तो ये लाल रंग के हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि समुद्र की जब ये सतह पर, सरफेस पर होते हैं, जब तल की ओर जाते हैं तो इनमें आर फाइकोरिथ्रिन वर्णक की मात्रा ज्यादा बढ़ने लग जाती है, जिसके कारण ये लाल रंग के दिखाई देते हैं। इसी प्रभाव को गॉडीकॉव प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गॉडीकॉव इफेक्ट। तो क्वेश्चन बनता है कि गॉडीकॉव प्रभाव कौन से प्रकार के शैवालों में देखा जाता है? हरे, भूरे, लाल शैवाल। तो याद रखिएगा, लाल शैवालों में देखा जाता है कलर चेंज होते हैं कि जो ये सरफेस पर होंगे, जब सतह पर होंगे पानी के ऊपर, तो ये क्या होते हैं? ब्लू कलर के रिप्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय इनके अंदर आर फाइकोसाइनिन वर्णक की मात्रा ज्यादा होती है। आर फाइकोसाइनिन वर्णक ब्लू कलर देता है। आर फाइकोरिथ्रिन, जो फाइकोरिथ्रिन होता है, वो रेड कलर देता है। तो जैसे जैसे ये गहराई में जाएंगे तो ये कैसे हो जाते हैं? रेड कलर के हो जाते हैं। तो लाल शैवालों में ये रंग परिवर्तन का जो प्रभाव है, इसी प्रभाव को क्या कहा जाता है? गॉडीकॉव इफेक्ट कहा जाता है। तो ये लाल शैवालों में देखा जाता है। क्लियर हो गया? और अगर हम बात करें फ्रेश वाटर की, स्वच्छ जलीय की बात करें, तो स्वच्छ जलीय मुख्य रूप से कौन से होते हैं? हरे शैवाल होते हैं। कौन से होते हैं? हरे शैवाल यहां पर होते हैं। ठीक है, एक दो बिंदुओं के बारे में और चर्चा कर लेते हैं कि ये नम भूमियों पर देखे जा सकते हैं, स्लॉथ पियर के ऊपर देखे जा सकते हैं, गीली चट्टानों पर देखे जा सकते हैं। जैसे अब मान चलो अगर ये जंतुओं के ऊपर देखे जाएंगे तो इन्हें बोलेंगे एपिजोइक। क्या बोलेंगे? एपिजोइक शैवाल। एपिजोइक। अगर मान चलो जंतुओं के शरीर के अंदर हैं ये, तो इनको एंडोजोइक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंडोजोइक। अगर ये मान के चलो किसके ऊपर हैं? मृदा पर पाए जा रहे हैं, मृदा पर, तो मृदा पर पाए जाएंगे तो इनको क्या बोलेंगे? क्रिप्टोफाइट्स। शैवालों को क्या बोलेंगे? क्रिप्टोफाइट्स शैवाल। कौन से? जो मृदा पर पाए जाएंगे। और मृदा पर भी सतह के, अगर सतह पर हैं, सतह पर, तो ये क्या? सेपोफाइट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सेपोफाइट। तो सेपोफाइटिक। तो दो प्रकार से हो सकते हैं मृदा पर, एक तो क्रिप्टोफाइट्स होते हैं और एक सेपोफाइट्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम यहां पर यूट्यूब पर प्लांट किंगडम के बारे में। आज हमने 4-5 पॉइंटों के बारे में चर्चा की है। हमने यहाँ शैवालों के कुछ सिंपल फीचर्स के बारे में बात की है कि शैवालों के कौन कौन से कॉमन लक्षण हो सकते हैं। शैवाल जो होते हैं कम विकसित पादप हैं। शैवालों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? शैवाल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, हरे शैवाल, भूरे शैवाल, लाल शैवाल।
तो ये RH विक्टेकर के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन जो दिया हुआ है उसमें ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी को बता रखा है। लेकिन यहीं पर अगर हम ग्रेजुएशन मिक्स कर देते हैं तो शैवालों की ना जाने कितनी प्रकार की क्लासेज हो जाती हैं, जैसे जेंथोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी, डाइनोफाइसी, साइनोफाइसी, मिक्सोफाइसी, जेंथोफाइसी, इस हिसाब से बहुत प्रकार के शैवाल हो जाते हैं अलग अलग के अंदर। ठीक है, तो इसी के आगे हम इस क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे। तो काफी अच्छे से कल आपको शैवालों के बारे में पढ़ना है। तो आज एक इंट्रोडक्शन क्लास मैंने आप लोगों के लिए ली है। बिल्कुल अब मैं तरंग एकेडमी में हूं, कंप्लीट बायोलॉजी आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूं। तो साथियों जल्दी से आप अपने रजिस्ट्रेशन करा करके आप अपनी सीट को सुनिश्चित कर सकते हैं। बिल्कुल आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस और लैब असिस्टेंट के बिल्कुल नवीनतम बैच आपके शुरुआत से 16 दिसंबर से प्रारंभ होने जा रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाऊंगा, एल्गी को मैं आगे बढ़ाऊंगा और कंप्लीट शैवालों के बारे में अच्छे विस्तार से हम लोगों को पढ़ना है। एक नई शुरुआत के साथ आपको अपनी तैयारी करनी है बहुत शानदार तरीके से। क्यों? क्योंकि वैसे वैकेंसी आ चुकी है तो पोस्ट कम दी हुई है। तो इसका मतलब है कि जिसको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर होंगी, जिसको अच्छे से गहराई से बायोलॉजी की बिल्कुल नॉलेज होगी, डीप नॉलेज, और डीप नॉलेज के लिए हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। नमस्ते, राधे राधे।